ओके तो हम लोग इसके डाउट्स करने वाले डाउट्स है, ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो ठीक है, देखिए नेहा ने जो क्वेश्चन भेजे को सॉल्व करते हैं। ओके रेक्सान और आदित्य ने भेजा, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। देखो सर इसमें वो सॉल्यूशन मैंने देखा था वो वीडियो, बट उसमें वो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन के जो निकाले हैं कैसे, वो नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यू गिवन के, ठीक है, रुको उससे पहले आपके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाईवेरिएट नॉर्मल का है, तो बाईवेरिएट नॉर्मल हमारा इस टॉपिक में करना है। ये एक्चुअली ये जब पढ़ा दूंगा ना, इसमें मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो मोमेंट कोरिलेशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल प्रॉपर्टी देखना है। फिर है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्जिनल कंडीशनल एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो ये इसमें टू डिस्ट्रीब्यूशंस मेनली है। एक क्लास में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाता है इसका, तो थ्योरी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास प्रॉब्लम क्लास लगा लो तो दो क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टू क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 4 क्लासेस, ठीक है ना, इस तरीके से। तो टू क्लासेस इन दोनों का वेटेज है, तो कर लेंगे इसको कंप्लीट, है ना। चलो अभी तो आपके थर्ड वाले तो अभी है ना, होंगे नहीं। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला क्या है जो आपने 3 भेजे हैं, तो थर्ड वाला होगा जब हम लोग बाईवेरिएट नॉर्मल पढ़ लेंगे तब। सेकेंड वाले में जो आपने भेजा है कि x1 x2 x3 तीन नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 रैंडम वेरिएबल्स आर लेस देन 1। तो ठीक है, जैसे आपके पास 3 इवेंट होता है और आप इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जैम और गेट में कि लाइक देयर आर 3 इवेंट्स A B C एंड ओनली 2 ऑफ देम अकर्स, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A B C का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तीनों इंडिपेंडेंट है। इफ दे आस्क यू, ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये 2023 में ही आया है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, कि लाइक कि A B C आर 3 इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज P2 फॉर एग्जांपल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज P3, इस तरीके से है। तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जैसे इसने पूछा हुआ है वैसे ही लॉजिक से हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज, है ना, तो ये बोलेगा एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC ऑकर। बताइए, ये इसी साल का क्वेश्चन भी है, ये अभी आई थिंक इस साल एटलीस्ट पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 2 ऑफ 3 अकर्स, जैम 2023 में। सो हाउ विल यू राइट दिस इवेंट, सेम तरीके से वो लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन 1 माइनस P3, मतलब A B C की बात कर रहे हैं हम, 3 की बात कर रहे हैं, तो
तो A and B occurs, C does not occur. C का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, A occurs, B does not occur, C occurs, C है ना? हाँ, A does not occur, B occurs, C occur. तो यही चीज आपको वहां भी करनी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसको आप ब्रेक भी कर दोगे। तो यहाँ कुछ आंसर आ गया आपका, जैसे मैं अगर ये दे दिया है तो P1 P2 1 minus P3, P1 P3 1 minus P2, P2 P3 1 minus P1, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आपके जो क्वेश्चन है सेम है, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो आपने क्वेश्चन भेजा 85 नंबर, तो ये कह रहा है कि x1 जो है नॉर्मल, अच्छा एक मिनट में गेट खोलो। हाँ 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 भाई, ओके। तो x1 जो है आपका वो नॉर्मल है, 2 1, x2 इज नॉर्मल, -1 4, x3 इज नॉर्मल 0 1। ठीक, तो नॉर्मल 2 1, नॉर्मल -1 4 एंड नॉर्मल 0 1। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ दिस रैंडम वैल्यू लेस देन, तो मैं अगर इवेंट ए बोल दूं x1 लेस देन 1, ठीक, b मेरा इवेंट है x2 लेस देन 1, c इवेंट है x3 लेस देन 1। ओके, अब इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो सेम जैसे मैंने लिखा था पिछला क्वेश्चन वही बन गया कि दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। सो दे आर इंडिपेंडेंट, यहाँ भी दे आर इंडिपेंडेंट। आपसे यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एग्जैक्टली टू ऑफ दीज आर लेस देन 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी ऑकर, तो क्या करेंगे आप, एग्जैक्टली सेम थिंग कर पाओगे। ये दोनों को लेस देन 1 लेंगे और थर्ड को ग्रेटर देन 1। हाँ वही, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यस, तो मतलब ये आ गया कि x1 लेस देन 1, x2 लेस देन 1, x3 मोर देन 1 इक्वल टू 1 लगा लो। ऐसे ही करके केसेस बना लो आप, तो सेम तरीके से तो उससे आ जाएगा ना, सॉल्व कर लो आप। तो दो टर्म और आएंगे तो उसको ऐड कर लीजिए आप, ये आएगा दो टर्म इस तरह से, और फिर इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो फाइव की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, जिस साल का पेपर है तो उस साल के पेपर में दे रखा होगा फाइव जो रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड नॉर्मल बदलने के बाद। नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पहला वाला है ना, तो पहला देखिए, ये कह रहा है कि x1 x2 अप टू x5 दे आर IID, ठीक है, ये क्या है IID बाइनोमियल 1,1/2, मतलब बर्नौली है ना, बर्नौली P है, P जहां 1/2 है। ओके, अब K जो है K इज x1 प्लस x2 अप टू x5, तो K का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल 5,1/2। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली सम दे रखा है, लेकिन U डायरेक्टली सम नहीं दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। U इज नॉट डायरेक्टली, तो U 0 है अगर K आपका 0 है। U x1 प्लस x2 अप टू xk तक है अगर K की वैल्यू 1 2 3 से, है ना, 4 5, पीछे 4 ही रह गया बस, ऐसा है। तो आपसे पूछा है, हाँ जैसे k की वैल्यू 1 लिए तो u की वैल्यू x1 होगी सर, यस, हाँ और k की वैल्यू 2 होगी तो u की वैल्यू x1 प्लस x2, यस, हाँ।
अगर k3 है तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे k बाइनोमियल है ना, तो इसका सपोर्ट तो बाइनोमियल का 0 1 2 3 4 5 हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है कि अगर, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ यू पूछा है ना, Yes, sir. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या लिखेंगे इसको आप, Expectation of u given k. एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन के। आगे, अब एक्सपेक्टेशन यू गिवन के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Yes, sir, वही नहीं समझ हाइपरजीमेट्रिक फॉलो करेगा। हाँ, तो अब चाहिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ यू गिवन के। पहले यू गिवन के क्या होगा, है ना। सो यू गिवन के, बताओ भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया है क्या आएगा। सर वो जो है x1 to xk है ना, उसमें कुछ पार्ट को के कंसीडर करेंगे ये वाला, मतलब x1 से xk है, हाँ, गिवन k इज इक्वल टू k। इक्वल्स टू, तो जो k वाला है वो x1 to x5 है, हाँ, और ये की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, तो जो इधर वाला होगा वो बाइनोमियल हो जाएगा, कुछ भी हम मान लेंगे उस टर्म्स के लिए, और दूसरा साइड वाला सम ऑफ बाइनोमियल इधर आएगा, तो हाइपरजीमेट्रिक बन जाएगा। ओके, तो वो जो थ्योरम हमने उसमें आपको लिखाए थे, है ना। सो थ्योरम क्या था, पहले थ्योरम बताओ, कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। थ्योरम कौन सा यूज कर रहे हैं। सर अगर x बाइनोमियल mp है, y बाइनोमियल np है, तो x गिवन x प्लस y, रुको, x बाइनोमियल mp है, y बाइनोमियल np है, हाँ, तो x गिवन x प्लस y प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट, हाँ, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये है ना, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूं एक बार क्लास में। हाँ, एक फिर हाइपरजीमेट्रिक, सो ये वाला होगा हाइपरज्योमेट्रिक, हाँ, m plus n है, तो जो भी है x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो, हाँ, x plus एक मिनट नहीं, x m plus y पर t ले लेते पहले m प्लस n, फिर x प्लस वाई की वैल्यू मान लीजिए जैसे t है, एक मिनट, फिर t हाँ, t, t n फिर क्या x में क्या था m, सो ये है हमारे पास। अच्छा, तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ये क्या फॉर्मूला बनता है भाई, हाइपरज्योमेट्री का फॉर्मूला देख के बताओ। nm upon small n capital M upon capital तो N स्मॉल n की जगह यहाँ m है ना, small जो हम लोग नोटेशन फॉलो करते हैं क्या करते हैं, कैपिटल M स्मॉल n, जो मैं नोटेशन फॉलो करता हूँ क्लास में, तो इसके हिसाब से तो इस n आप कह रहे हैं कैपिटल M अपॉन, upon m plus n चेक कर लो एक बारी, ठीक है जी। सो ये थ्योरम हमारा है कि x अगर बाइनोमियल mp है, y बाइनोमियल np है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x गिवन x प्लस वाई बराबर t, हाइपरज्योमेट्रिक पैरामीटर जो है ना m प्लस n, फिर जो x प्लस वाई की गिवन वैल्यू है t m, ये थ्योरम है वीकर में, तो बुक्स में तो देख सकते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई, है ना, यही जो हमारे पास पहले था कि ज्योमेट्रिक है तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो जाता है, तो जनरलाइज नहीं, ये भी सिर्फ दो के लिए ही है, जनरलाइज नहीं करेंगे। तो m प्लस एन टी एम, तो यहाँ से आगे आपके पास यही थ्योरम यहाँ मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब ये जो एक्सपेक्टेशन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ही रहे, तो यहाँ से देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो k इज इक्वल टू k, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाइपरज्योमेट्रिक, हाँ बताओ। तो देखो ये यहाँ पे क्या होगा, बीच में ध्यान दो, हाँ मतलब हाँ x1 से लेके xk तक होगा,
अगला एक्स के प्लस 1 से लेके x5 तो हुआ, इसी को मैं रीराइट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि k क्या है, k की पॉसिबल वैल्यू क्या है, मतलब इन जनरल 0 से 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो k मान लो अगर 1 है तो x1 ये हो गया, बाकी अलग। k अगर 2 है तो x1 प्लस x2 एक साथ, x3 से x5 तक अलग। तो एक x1 से xk तक और k प्लस 1 से 5 तक। तो ये बन रहा है x प्लस वाई जो है, तो इस x के प्लेस में हमारा x1 से xk तक और y के जगह xk प्लस 1 से x5 तक, टोटल x5 है ना k। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, चलो अभी निकाल रहा हूँ u है ना गिवन k, उसके लिए जब नॉन जीरो k है ना उस केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ तो ये आपका x हो गया, तो ध्यान से ये x हो गया ना, तो अभी है x1 से लेके xk तक गिवन दिस इज इक्वल टू k। तो अब अप्लाई करो इसको, हाँ तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं मैं उसके हिसाब से, देखो ध्यान से। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x1 से xk तक का बाइनोमियल k कॉमा हाफ ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 5 माइनस 2। देखिए अब यहाँ ना k प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको k हटा दिया आपने, तो 5 माइनस k बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे ये है 5 माइनस k कॉमा हाफ। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ इसका पूछ रहा हूं मैं, जैसे कि अगर 2 है तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगा, तो ये बाइनोमियल 2 कॉमा 1/2, और जब बनेगा x3 प्लस x4 प्लस x5 आएगा, तो ये 3 कॉमा हाफ बनेगा बाइनोमियल में, इस तरीके से। तो अभी क्या हो रहा है, बाइनोमियल k कॉमा हाफ, बाइनोमियल 5 माइनस k कॉमा हाफ। अब उसके था कंपेयर कीजिए, तो मैं अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सपेक्टेशन लिखूँ, अभी मैं ये लिख रहा हूँ ऊपर वाला, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी चीज को। तो देखिए m प्लस n देख लीजिए आप, ये m है ये n है, तो m प्लस n आपका 5 हुआ। फिर x प्लस वाई की गिवन वैल्यू, x प्लस वाई की गिवन वैल्यू स्मॉल k है ये, सो ये स्मॉल k लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कैपिटल k है ना, उससे मतलब ठीक है, तो ये स्मॉल k। सेकेंड थर्ड पैरामीटर, तो उसमें क्या होगा कि m जो पहला रैंडम वेरिएबल में क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो चूंकि पहला रैंडम में यही x है, तो x में नंबर ऑफ ट्रायल k है, तो ये k ही हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आया x1 से xk प्लस दिस। ठीक है, तो वो हम एक्सपेक्टेशन के लिए अलग काम कर रहे हैं। तो यहां से फाइनली इसका मीन, इससे मीन कितना आ जाएगा बताइए अब, तो इसका मैं एक्सपेक्टेशन ले लूं, u गिवन कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल k, या मान लीजिए कैपिटल K ही लिख ले, तो तो ये आपका आ गया mt है ना, तो k स्क्वायर बाई 5, सो k स्क्वायर बाई 5 आ गया, तो यहाँ रख दीजिए आप। तो एक्सपेक्टेशन k स्क्वायर बाई 5, तो 1/5 बाहर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर, तो k तो बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ है, तो k जो है बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ था, तो पुट कर लीजिए अब। ठीक है ना, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ, हाँ अब आ जाएगा ना, अब तो आ ही गया आपका। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन k, क्योंकि u 0 है तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो है ना, तो ये फाइनली हो गया k स्क्वायर बाई 5, फिर 1/5 e ऑफ k स्क्वायर, फिर 1/5, और ये है वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k का होल स्क्वायर, तो 1/5, और ये बाई ये तो बाइनल 5 आते हैं, 5 मतलब NPQ, तो ये 5/4 एंड प्लस 5/2, तो 25/4 ऐसा कुछ, तो 1/5 इंटू 25 5 कितना हो गया 30/4, तो 5 6 6, सो ये 3/2 आ गया, तो ये आ गया एक्चुअली। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ था ये डिसाइड करने में कि x1 प्लस xk जब है, क्योंकि u 0 है तो एक्सपेक्टेशन 0 ही हो जाएगी, तो उसकी कदम काम है, तो इसके लिए काम करना था। यहाँ खुद k रैंडम है, यहाँ पे ऐसा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें ये टर्म डिसाइड करना था कि क्या होगा,
ये के टर्म में आता। ठीक है ना, तो ये x ये y, तो x और ये खुद x है, ये खुद x है, x गिवन x प्लस वाई है ना, तो ये भी एक्चुअली बाइनोमियल k कॉमा हाफ ही है, तो ये खुद x है, x गिवन x प्लस वाई, इस तरीके से। ओके चलो फाइनली ये हो गया। अब और किन के डाउट्स आए हैं? तो ग्रुप में जो है ये आदित्य का ये क्वेश्चन, हाँ इसमें क्या डाउट है भाई? देखो तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a sequence of independent identically distributed random variable, है ना। तो ये आपको कह रहा है कि जो xn है ना, सीक्वेंस ऑफ, तो xn क्या है? xn जो है IID यूनिफॉर्म 03 है, ठीक है। n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपका xn जो है यूनिफॉर्म 03 है। y be the random variable independent of xn having PMF। अब y का PMF दे रखा है, दिस इज 1/e-1 k फैक्टोरियल, जहां k की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ओके 0 अदरवाइज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1, x2 अप टू xy। अच्छा ये वैसे ही क्वेश्चन जो पिछला वाला था, है ना, यहाँ इंडेक्स में पैरामीटर है, वहां भी इंडेक्स में पैरामीटर था, यहाँ भी इंडेक्स में, सॉरी मतलब इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है, मतलब पैरामीटर है, ठीक है। सो इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है, यहाँ भी इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है, ठीक। देखो ये नंबर रैंडम है, तो ये चेंज होता रहेगा, तो उसके हिसाब से वो भी चेंज होता रहेगा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले आओ, ये कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पहले ध्यान से देखो। तो अगर मैं बोलूं कि n नंबर है और उसका मैक्सिमम 1 से छोटा है, इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअली, है ना। तो x1 इज लेस देन इक्वल टू 1, x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x कैपिटल Y इज लेस देन इक्वल टू 1। इनका जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो 1 से छोटा है, तो बाकी वाला छोटा ही होना है 1 से, ठीक। तो ईच वन इज लेस देन 1, ओके। अब एक बार ध्यान से देखो, तो ये है, अब ये चूंकि सब इंडिपेंडेंट है, तो पहले एक काम करता हूं, कंडीशनल लगा देता हूं इस पे। तो क्या करेंगे, सी केयरफुल्ली, मैं अगर कहीं पे, अगर आपसे मैं पूछूं ये कहीं ना कहीं y का फंक्शन होगा, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, हाँ ओके चलो अच्छा है, समझ तो आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ईच इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन y खुद रैंडम वेरिएबल है, तो बोलो या तो मैं कंडीशन लगा दूं, ये कहना चाह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 1, और ये कितनी बार है, तो कैपिटल Y पावर में है, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल Y पावर में है, अरे बोल के पूछा करो, हर साहब बोल सकते हो, क्योंकि मैं चैट नहीं देखता हूँ, लैपटॉप नीचे रखा है, दूर है, तो आप बोल सकते हो। सो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइपर ज्योमेट्रिक 5k कैसे आया, किधर हुआ कि नहीं, तुम चैट में ही बता दो, मैं पढ़ लेता हूँ। 5k कैसे आया, वो इस थ्योरम से आया ना, ये थ्योरम है ना, x बाइनोमियल mp y बाइनोमियल np, तो x गिवन x प्लस वाई बराबर t जो है हाइपर ज्योमेट्रिक m प्लस n, ये वाला m प्लस n, t जो x प्लस वाई की गिवन वैल्यू है, m जो x का m है, तो इससे यूज किया ना हमने। तो वैसे ही ब्रेक किया, x1 से xk है यहाँ तक, और ये x1 से x5 तक है, k तो 5 तक था ना, तो k उसी बीच का नंबर है, 0 से 1 से 5 का इनफैक्ट होगा, क्योंकि 0 पे तो 0 हो गया। तो मैंने इसको x1 से x5 तक था ब्रेक किया, k तक तो x हो गया, और k एक इंडेक्स में k तक, x1 से xk तक, फिर xk प्लस 1 से 5 तक को y माना,
आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना? ठीक है, नहीं समझा चैट में लिखो या बोल के बताओ। अब देखो ये तो रैंडम वेरिएबल है, इसका कैसे काम करोगे अब तुम? तो इसका तरीका ये होता है, मैं ये पूछना चाह रहा तुमसे कि इसको कैसे ब्रेक करते। देखो तो होता क्या है कि ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं CDF ऑफ x1 at 1 इस पूरे की पावर है y। अब ये कहां से आएगा? y तो खुद रैंडम है, बोलो। गिवन करके निकालें, गिवन y हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे एक्चुअली कि जब भी ऐसा वाला केस हो, अरे भाई इसका आ रहा है, तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ फिक्स वैल्यू रख दो, ध्यान दो। तो मैं क्या करता हूँ कि जो CDF ऑफ x1 at 1 इसकी वैल्यू मैंने k रख दी। अब वो k क्या क्या हो सकता है बताओ, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैंने y की जगह k रख दी, अब k क्या क्या हो सकता है? 1 से n तक कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक। तो होगा क्या, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k मैंने रखा है और समेशन k फ्रॉम 1 से इंफिनिटी। यहाँ कौन सा थ्योरम यूज हुआ है? बेसरम नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI। तो जो y है, मतलब y बराबर 1 E1 है, y बराबर 2 E2 है, y बराबर 3 E3 है, तो ये y बराबर k है और यहाँ पे y की जगह k रख दिया, तो A गिवन y इज इक्वल टू k समझ लो। तो ये इनिशियली मैं कर सकता था, शुरू में भी ये काम कर सकता था मैं डायरेक्टली, तो वही बात आता। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, अब ये क्वांटिटी क्या आएगी, तो दिस इज, मैंने y की जगह k रखा और प्रोबेबिलिटी दिस k फ्रॉम 1 से इनफिनिटी। ये इनिशियली मुझे कर देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक भी ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अब तो है ना, इसलिए ये कोई नंबर आएगा और नंबर क्या आएगा तुम यहाँ से देख लो, यूनिफॉर्म है ना। अच्छा, तो ये जो x का CDF होगा, x एक्चुअली यूनिफॉर्म 03 है, तो ये होता है x माइनस a अपॉन b माइनस a, ये x/3। हाँ नहीं, चेक करो एक बारी, x माइनस a अपॉन b माइनस a, ठीक है ना? सही है। x माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो ये CDF हो गया। तो CDF एट 1, तो ये आ जाएगा 1/3, चेक करो। तो ये है x मेरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, y बराबर k मुझे दे रखा है 1/e माइनस 1 इंटू k फैक्टोरियल, ये y बराबर k की प्रॉपर्टी है, और ये नंबर जो मेरे पास है 1/3 है, सो 1/3 की पावर k है, k 1 से इंफिनिटी है। तो इसको आप कंबाइन करके आपको समझ आ रहा होगा क्या चक्कर है ना। तो 1/e माइनस 1 बाहर कर देता हूं, ये नंबर है। अब ये है समेशन 1/3 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, लेकिन k 1 से इंफिनिटी है। अगर k 0 से इंफिनिटी होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था? हाँ, e रेज टू 1/3, बट क्योंकि 1 से इंफिनिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 0 इंक्लूड करके 0 एक्सक्लूड कर दें, मतलब 0 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो k बराबर 0 इसमें इंक्लूड कर देते हैं, फिर उसको बाहर कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो लाइक 1/e माइनस 1 एंड अब क्या करो k को, तो मैं अभी 0 से इंफिनिटी अज्यूम कर लेता हूं, तो ये होगा e की पावर 1/3 माइनस, अब मैंने 0 तो इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, तभी e की पावर 1/3 बना है, तो मुझे 0 को बाहर करना है, k को 0 रखने पे क्या बनता है, ये 0 की पावर 1 0 फैक्टर तो 1 बनता, तो 1 माइनस कर दिया। तो पहला टर्म मिसिंग था e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें। तो अब फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर आ गया, e की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन e माइनस 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, चेक कर लीजिए। ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है जिन्होंने पूछा है
नेहा, ठीक है, देखिए सो ये क्वेश्चन 14 जो इन्होंने पूछा है, ये कह रहा है कि द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई बी द बाइवेरिएट नॉर्मल। बाइवेरिएट नॉर्मल पढ़ेंगे अभी, तो इसको छोड़ दो अभी। मीन 0 है, 0 0 है, और ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है कि ये है, मतलब बताया था कल भी मैंने कि यहाँ पे रहता है वेरिएंस ऑफ एक्स, यहाँ पे रहता है वेरिएंस ऑफ वाई, यहाँ पे रहता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, और यहाँ पे रहता है कोवेरिएंस बिटवीन वाई एक्स। ये दोनों सेम ही होगा, तो इस तरीके से है। तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो मैक्सिमम को हम डिफाइन कर सकते हैं, और बाइवेरिएट नॉर्मल है ना, तो रो है, तो ऐसे तो आ जाएगा, ये हमने कराए होंगे 9 to 11 में। तो क्या है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट विल टेक वैल्यू x इफ x इज मोर देन y, इट विल टेक वैल्यू y इफ x इज लेस देन y, कहीं एक इक्वलिटी लगा दो तो इस तरीके से आ जाएगा। और चूंकि एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है और दोनों का मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, तो मतलब इंडिविजुअली x जो है, इंडिविजुअली मार्जिनली x इज नॉर्मल 0 1, y इज नॉर्मल 0 1, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसके बीच का कोवेरिएंस रो है, तो इसके बीच का जो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई है वो रो है एक्चुअली। अगर रो 0 हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, रो 0 नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऑर्डर स्टैट्स भी यूज कर सकते हैं, या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई से। अच्छा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, यस। सो एक फॉर्मूला जैसे है कि ये ना लिख के इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट इट, ठीक है। मैक्सिमम एक्स वाई फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं आप लोग? 1/2 हाँ, ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई आगे प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो अभी ये फॉर्मूला है मैक्सिमम का, एक्सपेक्टेशन बाद में लगाएंगे, अभी ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो देखो जैसे मैक्सिमम ये लिखा ना, बोथ आर सेम थिंग। आप चाहो तो चेक कर लो कि जब है ना यहाँ पे x मोर देन y होगा तो मॉड, बस मॉड खोलना है आपको, तो x मोर देन y है तो ये पॉजिटिव, हाँ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ, x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देंगे, फिर उससे वो आ जाएगा, इससे भी हो जाएगा ना। ऐसे मीन का भी फॉर्मूला होता है, सेम तरीके से अगर मीन का फॉर्मूला लिखोगे, सो दिस इज आल्सो यूजफुल। सो मीन इज हाफ x प्लस वाई, यहाँ माइनस आ जाएगा मॉड में x माइनस वाई। तो ये मिनिमम ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए। तो जब x मोर देन y है तो ये x माइनस वाई बनेगा, y कैंसिल, x आ जाएगा। जब x लेस देन y है तो ये y माइनस एक्स बनेगी, तो x कैंसिल, तो y आ जाएगी। तो इस तरीके से है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। सिमिलरली जब मीन को जैसे मीन लिखा ना मैंने, बाकी मीन ऑफ एक्स वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज x इफ x इज लेस देन y एंड y इफ x इज मोर देन y, इस तरीके से। तो ये दोनों सेम है, these two are same thing, these two are same thing। पर देखना है कब क्या यूजफुल है, उसके हिसाब से आप यूज करो। तो अब तो आ ही जाएगा, अगर मैं ऐसे इंडिविजुअली सॉल्व कर दूं तो मान लो बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं भी पढ़ा आपने तो भी हो जाएगा। इंडिविजुअली मैंने बता ही दिया कि बाइवेरिएट नॉर्मल से रिजल्ट तो यही निकला है। अब आप एक्सपेक्टेशन इस पे ही लगा लो, ठीक है, तो इस पे एक्सपेक्टेशन लगा लो, तो यहाँ से आ जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ x कॉमा वाई है, तो हाफ बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन मॉड x माइनस वाई, ये हो गया। अब हाफ x नॉर्मल 0 1 है तो 0 प्लस 0 माइनस, अब आपको x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढेंगे तो नॉर्मल होगा, क्योंकि वो बाइवेरिएट नॉर्मल है इसीलिए, इंडिविजुअल नॉर्मल पे नहीं होगा। अगर x नॉर्मल है y नॉर्मल है देन x प्लस वाई मे नॉट बी नॉर्मल, x माइनस वाई मे नॉट बी नॉर्मल। क्योंकि बाइवेरिएट नॉर्मल बोल रखा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए सम भी नॉर्मल होगा, डिफरेंस भी नॉर्मल होगा, इनफैक्ट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी नॉर्मल। या तो इंडिपेंडेंट नॉर्मल हो देन x और y आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल,
देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी नॉर्मल इटसेल्फ, या एक्स वाई जो है बाइवेरिएट नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई विल बी नॉर्मल इटसेल्फ। बट सिर्फ ये बोले एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई नॉर्मल है, सेपरेटली बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बाइवेरिएट है, तो उस केस में एक्स प्लस वाई मे नॉट बी नॉर्मल। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू नॉर्मल मे नॉट बी नॉर्मल, ये थ्योरम हो गया, रिजल्ट या स्टेटमेंट। तो यहाँ से x माइनस वाई, हाँ सर आपने जो स्टेटमेंट बताया वो रीजनल और लीनियर है, मतलब बाइवेरिएट नॉर्मल होगा तो इंटीग्रल हाँ हाँ हाँ, वो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आगे बाइवेरिएट नॉर्मल में कि x एंड y आर बाइवेरिएट नॉर्मल, वो इफ एंड ओनली इफ है। तो यहाँ से यहाँ पे ये है कि, तो ये अभी आगे मैं लिखाऊंगा ना कि इफ ऐसा लिखा होगा एक्स वाई बी बाइवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ax plus by is normal या normally distributed for all a belongs to R, B belongs to R। रिमार्क ये है if x is normal, मान लो μ1 sigma 1 square and y is normal mu2 sigma 2 square, then ax plus by may not be normal for, है ना, sum a belongs to R, b belongs to R। ठीक है ना, जरूरी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ बच्चों को लगता है कि ये लाइन लिखना और ये लाइन लिखना सेम है, लेकिन यहां मैं यही बताना चाह रहा हूं दोनों सेम नहीं है, ये लिखना अलग है और ये लिखना अलग है। ठीक है ना, यहां मार्जिनल की बात कर रहे हैं सेपरेटली और यहां हम जॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज है, तो बोथ आर डिफरेंट, ये और ये सेम नहीं है। सो अगर ऐसा है तो कोई जरूरी नहीं है एक्स प्लस वाई नॉर्मल ही होगा। इनफैक्ट a प्लस एक्स प्लस वाई कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा, बट अगर बता रखा बाइवेरिएट नॉर्मल है तो ऐसा होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन है ना, वो थ्योरम से आएगा उसका। सो इस तरीके से तो अब यहां से आ जाएगा, देखिए। तो सो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई मेरा नॉर्मल होगा विथ मीन। अगर आप फाइंड करेंगे तो x माइनस वाई, x का मीन 0, y का मीन 0, तो x माइनस वाई का भी मीन 0। x माइनस वाई का वेरिएंस निकालिए, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, आगे 2 minus 2 होगा, हाँ माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x y, तो कोवेरिएंस रो है, तो वेरिएंस x वेरिएंस y 2 टाइम 1 माइनस रो हो गया। अब ये एक्चुअली मीन इसका 0 है, तो हमने एक और रिजल्ट देखा है। सो अगला रिजल्ट क्या है, एक थ्योरम ये होता है कि इफ x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन e ऑफ x माइनस म्यू का मॉड, दिस इज रूट अंडर 2 अपॉन पाई टाइम सिग्मा। ये थ्योरम है, तो ये यूज कर लेते हैं। x अगर नॉर्मल है तो इसमें मीन घटाएंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज रूट 2 बाई पाई सिग्मा। ये थ्योरम हो गया, प्रूव भी कर सकते हैं। सो इस थ्योरम को यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये x माइनस वाई को एक मान लो z है सपोज, तो z या w है तो w इज नॉर्मल 0 कॉमा दिस, तो इसका जो होगा x, इसका मीन तो 0 ही है, w माइनस 0 है ये, तो क्या रूट अंडर 2 बाई पाई इंटू सिग्मा। सिग्मा किसका, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1 सो रूट 2 इंटू 1 माइनस रो आ जाएगा। 1 minus 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ, और यहाँ पे आपके पास है माइनस, एक मिनट, तो माइनस है ना, ये क्या लिखा था हमने, मैक्सिमम था ना, तो मैक्सिमम में प्लस होता है, मैं प्लस होगा, हाँ वो मैंने गलत यहाँ लिखा है ना, तो मैक्स के फॉर्मूला में बीच में प्लस है, मिन के फॉर्मूला में माइनस है, तो
मैक्स था तो प्लस होगा, तो ये हो गया 0 + 0 0, तो 0 0 है ना, अब तो हो गया इजली है, तो यहाँ पे एक ही रूट में लिख लो आप, तो एक ही रूट में लिखोगे तो ये 2 टाइम 1 माइनस रो बाई पाई, अच्छा 2 टू द 4, सो रूट में लिखेंगे तो इस तरीके से 4 बाहर कर दो, कट गया, तो फाइनली आया 1 माइनस रो अपॉन पाई, ये बचा एट द एंड। ओके ठीक, ठीक है भाई। तो अब किसका क्वेश्चन रह गया, शान का तो हो ही गया ना, हटा दिया तूने, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ ये वाली, हाँ हो गया, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है, तो हो गया भाई, इसने सॉल्व कर दिया अब इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो इन्होंने जो भेजा है देखो जरा, ये कह रहा है कि 21 क्वेश्चन जो है कि x1 x2 x3 का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें, ये आ गया 81/4 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, ठीक है। यहां से आ गया तुम्हारे पास -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। अब क्या करना है, ये तो ज्वाइंट हो गया, ठीक। तो बोल रहा है कि द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 इक्वल्स, ओके। देखो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है रेंज। सो यहाँ भले आपको दिख रहा हो प्रोडक्ट है, बट यहाँ भी एक दूसरे से फ्री होना चाहिए था। इंडिपेंडेंट तभी होता जब एक दूसरे से फ्री होता, यहाँ भी तो वैसा तो है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज रैंडम एक्स इज इंडिपेंडेंट नहीं है ना, आइडेंटिकल है ये एक्सचेंज वाला। हाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग आएगा तो पीडीएफ सेम रहेगा। तो आई थिंक आंसर सबका वही आएगा, 0 to 1 आ जाएगा पीडीएफ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से ये कहने का मतलब है कि अगर तुम x1 का मार्जिनल निकालो,
तो क्या आएगी, ये उससे पहले x1 x2 का जॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। तो x1 x2 का जॉइंट फाइंड करो, ये तो इजी है। ये आ जाएगा 81/4 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे x3 के रेस्पेक्ट में। अब आपको x3 की लिमिट जॉइंट में देखनी है, तो बाकी के पे डिपेंड भी करेगा क्योंकि हम जॉइंट x1 x2 का निकाल रहे हैं। तो x3 की लिमिट x1 x2 के टर्म में आ सकती है, क्या आएगी, x2 to 1 हाँ x2 to 1, ठीक है। सो दिस विल टेक वैल्यू x2 to 1 एंड अब मुझे बस x3 को इंटीग्रेट करना है, तो यू जस्ट हैव टू, है ना, ये इंटीग्रेट करना है आपको। तो x3 की पावर 3/3, तो 3 से एक तो ये 81 कट जाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा 27/4 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, क्या बचेगा, x3 था ना, तो 1 माइनस x2 का होल क्यूब, इस तरीके से चेक कर लीजिए। तो ये हो गया जॉइंट आपका। ये उल्टा गलत लिख दिया ना, वो लिखना था मुझे, चेक करो एक बारी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, 1 minus x2 का क्यूब है ना, हाँ मतलब x2 का क्यूब, मतलब अलग नहीं, मतलब एक साथ नहीं होगा, अलग अलग है ना, ये होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको इंटीग्रेट करें पावर 3/3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो 1 माइनस एक्स क्यूब सेपरेटली है ना, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब मतलब x2 क्यूब, ओके। ये अपॉन 3 था वो कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपका जॉइंट आ गया x1 x2 का। अच्छा इसमें अभी क्या होगा सपोर्ट इसका, तो इसका जब सपोर्ट लिखेंगे हम, सो इसका अभी सपोर्ट क्या रहेगा ना, देखो, तो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू क्या, -1, सॉरी हाँ, तो हमारे पास क्या रहेगा कि जस्ट x1 x2 के टर्म में रहेगा। अब x3 गायब हो गया क्योंकि हम जॉइंट x1 x2 का लिख रहे हैं ना, तो इसमें x3 का कोई काम नहीं है अब, ठीक है ना, तो इसमें x3 का कोई काम नहीं है, तो यहाँ रहेगा क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू 1, ये रहेगा, मतलब अब x3 का कोई काम नहीं है, ठीक है इसमें। और फिर से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे अगर चाहिए f of x1 at x1, यहाँ एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो मैं यहाँ से दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ से आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, है ना। यहाँ इंटरचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा अलग अलग आएगा। इंटीग्रेट करो इसको, तो नाउ यू इंटीग्रेट, जो जॉइंट है आपका 27/4 x1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, तो x2 स्क्वायर माइनस x2 की पावर 5 dx2, क्योंकि मैं x1 का मार्जिन निकाल रहा हूं। अब x2 की लिमिट क्या लेंगे हम लोग, वहां से जॉइंट में देखना है आपको, x1 x2 के जॉइंट में देखना है, क्या होगा x2 की लिमिट x1 to 1, ठीक है ना, क्योंकि जॉइंट में देखना है x1 to 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करके फिर आंसर निकालेंगे, तो 27/4 बाहर रहेगा क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो x1 बाहर आ जाएगा, x1 स्क्वायर बाहर। अब इंटीग्रेट करोगे लाइक x2 की पावर 3/3 माइनस x2 की पावर 6/6, इस तरीके से, और ये हो गया x1 से 1 तक, x1 से 1 तक, सिंप्लीफाई करो तो यहां से आ गया 24/, अच्छा 27 था ना, ये गलत लिख दिया, 24 देखो मिसप्रिंट हो गया, 27/4, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x1 स्क्वायर तो है एंड 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/6,
है ना, हाँ, माइनस x1³/3 माइनस, है ना, क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, x2 की जगह है ना x1 रहेगा, तो x1 की पावर 6/6। सो ये आपके पास है अभी fx1, ठीक है ना। सो fx1 ये है, एंड ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया नहीं, तो शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो मुझसे पूछा है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो मार्जिनल तो ठीक है निकल जाएगा, जैसे ये x1 का आया, इसी में मैं अगर ज्वाइंट में x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता तो x2 का मार्जिनल आ जाएगा, ओके है। एंड फिर x3 का मार्जिनल के लिए फिर वही करना पड़ेगा, वहां पे x1 x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो x3, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्सचेंजेबल नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बहुत लेंदी हो गया। फिर वेरिएंस पूछ रहा है, तो बाकी इसमें ना, इसमें काफी टाइम टेकिंग हो गया कि लाइक x1 का मार्जिन निकालो, x2, ये अभी x1 का निकला है, ऐसे ही अब ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। f ऑफ x2 फाइंड करो, फिर f ऑफ x3 फाइंड करो। सो x1 x2 x3 फाइंड कर देंगे, उसके बाद फिर हमें चाहिए, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। नहीं, मुझसे पूछा है वेरिएंस ऑफ, हाँ, फिर यहाँ से मुझे अगर ये चाहिए तो वेरिएंस ऑफ x1 मतलब अगर लिखूँ σ1² σ2², फिर वेरिएंस x3² माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो इस तरीके से होगा। तो इसमें काफी टाइम लगेगा, x1 x2 का मीन निकालो, तो ये थोड़ा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा मुझे। 2 टाइम कोवेरिएंस है ना x2 x3 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x3, इस तरीके से। तो यहाँ बहुत, यहाँ ex1² ex1 चाहिए, फिर ex2² इस तरह चाहिए, फिर यहाँ पे जो कोवेरिएंस x1 x2 है तो e ऑफ x1 इंटू x2 चाहिए, तो ज्वाइंट करके, तो काफी लंबा हो गया। तो ये तो ट्रेडिशनल वे लंबा हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। तो इसमें काफी कैलकुलेशन हो गया ना, कि सबका मार्जिन निकालो, फिर सबका मीन फाइंड करो, फिर मतलब फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट फाइंड करो, और उसके बाद फिर e ऑफ x1 x2 अलग, x2 x3 अलग, ये ज्यादा ये ज्यादा हो गया। तो अदर अप्रोच क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे रेंज देखकर कोई ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, यस यस यस। तो एक्चुअली ये जो बनाएगा, यू आर राइट, मैं पिछले साल वैसे ही कराया था, याद है मुझे ना, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया ना, तो है ना। तो एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे ना, क्योंकि ये x1 लेजर x2 लेजर x3 है ना, तो ये जो अभी हमने किया बहुत लंबा मेथड होगा। ये दूसरा अप्रोच है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मेथड देख लें हम लोग। तो होगा क्या, सी इफ आई टेक y1 एज यूनिफॉर्म -1 to 1, y2 as uniform -1 to 1 and y3 as uniform -1 to 1 and they are IID, ठीक है। तो अब आप ज्वाइंट निकालोगे ना, तो हो जाएगा। देखो, तो जो ज्वाइंट होता है x y1 y2 y3 का जो आएगा, तो मैं अभी ज्वाइंट तो ठीक है, प्रोडक्ट जैसा आ जाएगा, है ना। यहां से अगर आप ज्वाइंट लिखो y1 y2 y3 का, तो इजी है। सो f ऑफ y1 y2 y3, क्योंकि राइट में ऑर्डर में x1 लेस देन x2 लेस देन ऐसे नहीं, ये बता रहा है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा। तो यहां से आपके पास ईच, क्योंकि ईच का पीडीएफ कितना है 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा। कब, है ना, जहां पे ईच वाई आई जो है -1 से 1 में है। इक्वलिटी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक्चुअली, मैं अगर मान लो x1 लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब मिनिमम ऑफ
y1 कॉमा y2 कॉमा y3, ये होगा सेकेंड मिनिमम ऑफ y1 y2 y3 एंड थर्ड होगा मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3। ठीक, तो अब क्या होगा ये एक्चुअली, तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि ज्वाइंट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो y1 जो ब्रैकेट जब पैरेंथेसिस लगा रहा हूं इंडेक्स में मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो y1 है ना, y2 y3, यहाँ पे मान लो y1 y2 y3, ये जैसे मैं अभी इससे बेटर है कि हमने रीनेम तो कर ही दिया है, तो इसको मैं x1, तो x1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स yi के सैंपल में x1 x2 x3, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, तो ये जो इसका एक्चुअली ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ 3 है ना, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है, लेकिन वो IIDA केस में होता है ना। ओके, तो यहाँ मेरा जो केस होगा कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, ये होगा ना, एंड तो इससे काम नहीं बन रहा ना, क्योंकि इससे वो नहीं आएगा, वो मैंने बनाया ना आईडी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं y1 y2 y3 को आईडी लिया हूं ना, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा पीडीएफ लेना है कि यहाँ देखो मुझे क्या करना है, तो मैं ये बनाने के बजाय देखो अब मुझे समझ आया कि इससे वो नहीं बनेगा जो मैं बना रहा था, तो आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आता है, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ y1 y2 y3, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो 6/8 आ जाएगा एक्चुअली, कब, जब -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन 1, तो ये आ जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या है, क्वेश्चन में क्या है 81/4 x1 स्क्वायर है, तो पहले इसमें से 3 फैक्टोरियल निकालो, 81 में से 6 बाहर करो, कितना बचेगा, तो आई कम टू द क्वेश्चन नाउ। देखो तो एक्चुअली ऐसा है, रुको 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 तुम रुको, यहाँ से x1 x2 x3 ये कितना है, मैं क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल टाइम्स व्हाट, बोलो सॉरी मैं 6 लिख, 27/8। हाँ, और ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल कितना 3/2 x1 स्क्वायर, यही ना, 3/2 x2 स्क्वायर 3/2 x3 स्क्वायर, और ये है -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 1, सो -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप ध्यान दो, सो इफ आई कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ yi एज 3/2, ठीक है, yi स्क्वायर वेयर yi इज बिटवीन -1 and 1, तो पहले तो ये चेक करो क्या ये पीडीएफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, विल इट फॉर्म अ पीडीएफ, मतलब इसका इंटीग्रेशन इस पे करके देखो 1 आएगी कि नहीं, ये पीडीएफ है कि नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, इज इट अ पीडीएफ ऑफ yi, यस सर, ठीक है, सो दिस इज वर्क्स एक्चुअली, तो मुझे ये लेने के बजाय, क्योंकि यहां से मैंने ये लिया जस्ट 1/2 और एक्सरसाइज तो बन ही नहीं रहा, तो उस केस में मेरा ज्वाइंट ये बन गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, तो क्वेश्चन तो मेरा ये है, तो अब मुझे क्या समझ आया कि ओके ऐसा है, तो ये मैं क्या बनाया एक्चुअली, सो ये मैं इस तरह बना रहा था n फैक्टोरियल f of x1 f of x2 f of x3, सो लाइक ऑर्डर, देखो ये ज्वाइंट का केस एग्जाम के सिलेबस में नहीं, ये गेट का ही है, गेट में ही है, लेकिन मान लो आजकल क्या कर रहा है एग्जाम वाले भी थोड़े एडवांस पूछ रहा है, अब देखो सिलेबस में कुछ 2023 में आप देखोगे तो सिलेबस में कुछ है, थोड़े आगे बढ़ के सिलेबस के बाहर की चीजें पूछ रहा है, जैसे रिग्रेशन में भी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है, और वहाँ क्या रिग्रेशन कर पूछ रहा है, मतलब उस तरह से कई सारे टॉपिक्स में ऐसा है, जनरली 2 वेरिएबल तक आते हैं, मतलब इस तरह से थोड़े है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने में दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये जो फॉर्मूला होता है आप चेक करेंगे, अगर
तो ये होता है n फैक्टोरियल टाइम्स ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ जो रैंडम वेरिएबल्स होती हैं, तो वो ये वेरिएबल x1 x2 x3 में लिखा, तो ये फॉर्मूला होता है उसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने क्या बनाए हैं, ये मेरा रैंडम सैंपल है, तो यहाँ y1 y2 y3 r IID, ये IID है, एक्साइज IID नहीं है। तो फिर से वही बनाऊंगा मैं, x1 इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब मिनिमम ऑफ y1 y2 y3। सिमिलरली ऐसे ही x2 वही सेकेंड मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो y सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड x3 जो होगा वो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अब काम बन गया। सो ये आसान मेथड होगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड मिनिमम है फ्रॉम y1 y2 y3, और ये मैक्सिमम होगा y1 y2 y3 में से। तो अब जो मेरा पीडीएफ दे रखा है ना उन्होंने, जो बुक्स में है, मतलब जो एक क्वेश्चन में है एक्चुअली, कि f ऑफ x1 x2 x3, ये वही है 3 फैक्टोरियल टाइम fx1 fx2 fx3। तो ये मतलब वही पीडीएफ है, आईडी है, बस वो yi के ना लिख के xi के टर्म में लिखा है। और जहां पे, तो अब आपका आंसर आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन। हाँ बताओ भाई आदित्य, तुम क्या कह रहे थे अब, कुछ कह रहा था ना। सर ये 3 फैक्टोरियल वाला नहीं पता बोला है। तुम बुक खोलो, वीके रोहत की कोई भी बुक खोलो और देखो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है। कोई भी बुक खोलो, उसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक खोलो कोई भी बुक में, और देखो वहां ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ वो तो 1 by बीटा n minus k n ओवर होता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ध्यान दो, मैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ, मार्जिनल बोल रहा हूँ। ज्वाइंट देखो ना, कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तुम जो बता रहे हो मार्जिनल बता रहे हो। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑल इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यू चेक एनी बुक, गुप्ता कपूर वाली, वीके रोहित की, प्रसन्ना साहू या मोडन ग्रेविल या हॉगन क्रेग या कोई भी बुक उठा लो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ओपन करो और देखो सारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तब समझ आएगा ये 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है मैंने। वहां फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल टाइम्स, क्योंकि n रैंडम वेरिएबल ना आईडी है ना, सो एनीवन कैन बी ऑर्डर्ड इन n फैक्टोरियल वेज। देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स। इनिशियली मैंने y1 y2 y3 लिया, सो ये 3 है ना। अब ये तो रैंडम वेरिएबल्स हैं, इट कैन टेक रैंडम वैल्यूज। तो मुझे अगर ऑर्डर में फिक्स करना है तो ये x1 के प्लेस में इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, x2 के प्लेस तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, x3 के प्लेस में इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। सो वी हैव टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स। तो हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज 3 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल है ये। तो चेक करो एक बार फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का, यू चेक है ना। तो एक्चुअली ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा y1 y2 ये IID है, ये जो y1 y2 y3 है ना, y1 y2 y3 RIID, ये IID है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये PDF है उसका। तो अब हमारे पास जो पूछा गया वो क्या है, एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसका वेरिएंस पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो सैंपल यहाँ yi है और xi जो नोटेशन यूज हुआ वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज हुआ है। तो जो क्वेश्चन में x1 प्लस x2 प्लस x3 का है, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। क्या था फॉर्मूला, चेक करो, रो सिग्मा x सिग्मा y, इस तरह से कुछ है ना। अच्छा वो चेक करना पड़ेगा तुम्हें ना। तो उसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच का कोवेरिएंस वो फॉर्मूला होता है ना, RI RJ। एक्चुअली जैम में इतना है ना, ज्वाइंट का जैम में सिलेबस में लिखा नहीं है, ये सब गेट है, इसलिए गेट के क्वेश्चन इसलिए सब यूज हो रहा है। हाँ मैंने अभी एक भेजा है, जरा देखो ना, वैसे हो सकता है क्या, जो क्लास में बैठा है।
क्या भेजा है तुमने? कहाँ भेजा है? मुझे भेजा है? नहीं ग्रुप में क्लास में देखो। हाँ क्या भेजा तुमने? इसमें क्या है? ये वाला जो रहता है नहीं नहीं, क्या मतलब क्या है, समझ नहीं, एक्सप्लेन करो थोड़ा। जैसे अब वो हम फ्यूचर प्रोबेबिलिटी वाला बेस पर जब पढ़ते हैं तो नीचे फ्यूचर प्रोबेबिलिटी वाला बेस ही निकालते हैं ना। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन ए गिवन बी इंटरसेक्शन जो, तो उसमें ऐसे कर देते हैं कि एक मान लेते हैं कोई एक्चुअली एक्सचेंजेबल है, हम किसी एक को चुन सकते हैं। तो x1 को यूनिफॉर्म -1 to 1 मान लिया, हाँ x2 को x2 गिवन x1 यूनिफॉर्म x1, 1 हो जाएगा दोनों से। तुमने भेजा वो एक्सपोनेंशियल कुछ लिखा हुआ है, वो तो इससे रिलेशन इस क्वेश्चन से उसका, तो जो भेजा तुमने एक्सपोनेंशियल सर ये बहुत पहले भेजा है 8 बज के 8 मिनट। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं सर इसने अभी भेजा नहीं। भेजा ना? अभी नहीं भेजा ना? आया? सॉरी सर। हाँ वो तुम्हें गलत गलत फोटो भेज दिया है। हाँ अब आया। हाँ बोलो अब। तो ये सॉरी मतलब ये x1 जो हो जाएगा यूनिफॉर्म -1, x2 गिवन x1 यूनिफॉर्म x1 x2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ सोच तो सकते हो। तो x3 गिवन x1 x2 क्या लोगे? वही मेरा डाउट है कि मतलब x1 x2 ना मतलब उसमें जॉइंट निकाल के लेंगे या फिर कैसे? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ये। हाँ तो उसको ज्वाइंट के टर्म में ही आएगा कुछ, तो गिवन दोनों गिवन है। हाँ तो तीनों का ज्वाइंट अपॉन 2 का डिवाइड करना पड़ेगा उस तरह से ना, गिवन है वो। अच्छा एक हाँ तो मैं सोच सकते हो लाइक x1 गिवन x2 ये है, x3 गिवन x2 ये सोच सकते हो, उस तरह से बन सकता है। तो अदर x2 को इसके टर्म में लिखना पड़ेगा, दोनों के टर्म में। हाँ वो x1 x2 बट ठीक है, हाँ तुम उसका ट्राई कर सकते हो, बट ये ठीक है। अब ये यहाँ से आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से थोड़े से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे पूरा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज होगा जो जैम के थोड़े सिलेबस में हालांकि नहीं लिखा है, लेकिन ये गेट का है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक तो ज्वाइंट यूज हुआ, तो ये जो है ज्वाइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो यूज हुआ। अब यहाँ पुट करोगे तो अब इसमें देखना पड़ेगा तुम्हें वेरिएंस ऑफ ईच ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कोवेरिएंस बिटवीन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो वो यूज करना पड़ेगा। तो उससे आ जाएगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आप किसी है ना मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पर टॉपिक देख लो किसी बुक में या हमारे वीडियो में। अब उससे मेनली क्योंकि हम तो अभी जैम के लिए कवर किया तो उतना डिटेल में हमने वो जितना जैम में जरूरत उतना किया है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको अब 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच का ज्वाइंट, जैसे वीकर वर्थ में सारा कर रखा है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ज्वाइंट इन द 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो उससे फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो तो आ जाएगा। बट ठीक है, जैम वाले इसको इग्नोर भी कर सकते हैं चाहे तो, है ना। अब कौन सा रह गया क्वेश्चन, तो इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करके देखना आप। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, तो उससे आ जाएगा। और ये हमारे पास YIs हैं। सर बट y1 y2 y3 IID है ना, तो फिर कोवेरिएंस कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये IID नहीं है, ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, so they are not independent. Random variables are independent. Order statistics are not independent. ओके ओके। Random variables independent. तो IID के केस में आप देखेंगे, IID के केस में उन्होंने डिराइव कर रखा होगा 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, उस तरीके से मतलब ईच रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस। तो जो इंडिविजुअल तो निकाल ही सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। वैसे उस वाले में फॉर्मूला रहेगा वेरिएंस का, तो वो जो अभी यूनिफॉर्म वाला है उसमें वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे चेक होगा? तो तुम बता रहे थे उसमें। हाँ
तो हालांकि वो तो 2 के लिए मेनली है ना डिफाइंड है, 3 के लिए डिफाइंड तो है नहीं, मतलब फॉर्मूला जो अवेलेबल है। तो इसका जब कोवेरिएंस निकाले जाएंगे तब हाँ। केसेस बना के निकालेंगे क्या? क्या बना के? केस मतलब नहीं नहीं, डायरेक्टली एक्चुअली डायरेक्ट में लगता है डायरेक्टली फॉर्मूला इसका है कोवेरिएंस। ये इसको डिराइव करना पड़ेगा मुझे अभी कि लाइक वाई आई और वाई जे के बीच का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें देखना पड़ेगा। कोवेरिएंस बिटवीन वाई आई एंड वाई जे डायरेक्टली मिल जाएगा। एक मिनट बताता हूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है इसीलिए। जैसे ज्वाइंट है ना, 2 ऑर्डर स्ट्रिंग में ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट डिराइव कर रखा है, तो उससे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वो क्या होता है ना, कोवेरिएंस बिटवीन 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अलग से इसने भी लिख नहीं रखा है, डिराइव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस पे भी टाइम किल नहीं करते, इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके, बहुत टाइम लग रहा है ना इस पे, तो मुश्किल नहीं है। अब आगे का अप्रोच यही है कि उसमें टाइम कैलकुलेशन उस तरीके से डिफिकल्ट था, इस तरीके से थोड़ा सा ये है कि अब कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच के इसको कैसे ऐड, तीनों का सम क्या होगा। तीनों को तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल में convert अच्छा एक मिनट, ओ मैं भूल गया, देखो होता क्या है, हाँ याद आया। सी, तो इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लो तुमने अभी क्या किया है, ये आसान हो गया। यहाँ देखो, जैसे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, मैंने कहा आपके पास 3 आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, फाइन। तो जैसे x1 में क्या ले रहा हूँ, इनका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो सी व्हाट आई वांट टू से कि जैसे आपके पास x1 x2 xn r IID कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं तो ये क्या होता है, इनमें से ही कोई एक आएगा। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उनमें से ही कोई एक आएगा। थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसमें से ही कोई एक आएगा। एंड जो लास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो भी उसमें से ही कोई एक आएगा। तो मैं पूछना ये चाहता हूं आप लोगों से कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू व्हाट। उन्हीं के समझे बराबर, उन्हीं के तो ये समझे जो सैंपल है उसी के इक्वल हो जाएगा एक्चुअली। तो ये अब क्वेश्चन आसान हो गया ना, ये है एक्चुअली कि ऑल इन, अब क्या करते हैं एक्चुअली, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, जो मेरे पास सैंपल है जैसे x1 x2 xn, ये रैंडम सैंपल है साइज n का, ये ऑर्डर, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसी को हमने क्या किया, ऑर्डर किया इसको, है ना, कि मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, उससे लार्जर जो लार्जेस्ट है वो nth ऑर्डर स्टैट्स। तो हमारे पास वही n रैंडम वेरिएबल है, इसी n रैंडम वेरिएबल को मैं ऑर्डर कर रहा हूं ना। सो मींस इफ यू ऐड ऑल यू विल गेट ऑल। तो यहाँ पे उतना टेंशन लेना ही नहीं तुम्हें अब। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, तो आपके पास ये मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या आया एक्चुअली, नाउ इज दिस वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, ये वाला है, ठीक है ना। तो दिस विल बी सेम एज वेरिएंस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। why? बिकॉज इनको ऐड करोगे इनको ऐड करोगे सेम ही आएगा। एंड दिस इज वन आउट ऑफ y, मान लो ये y3 के इक्वल है, ये y2 के इक्वल है, ये y1 के इक्वल है, इसमें तो 3 फैक्टोरियल था, तो सम इक्वल रहेगा। तो अब ठीक है, अब ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं जो इक्वल है सैंपल के सम के, और अब ये आईआईडी है, ओके। तो आईआईडी है तो कोवेरिएंस टर्म गायब हो गया, और तो किसके इक्वल हो गया ये,
3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1। क्यों? क्योंकि IID है तो तीनों का वेरिएंस इक्वल ही आएगा, तो वेरिएंस y1 प्लस वेरिएंस y2 प्लस वेरिएंस y3, तो 3 टाइम वेरिएंस y1 लिख दो। अब यहाँ से y1 का PDF है तो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा, यस सर। तो अब इजी हो गया। तो फाइनली मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, ऐसे टाइम नहीं लगता है ना कई बार ना, वो इसलिए रिवीजन जरूरी है, क्योंकि पिछले साल तो कराया ही होगा, पिछले साल मैंने पूरा गेट के सारे PYQ कराए थे। तो यहाँ पे क्या है कि है ना, बीच में इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ तो भूल जाते हैं कई बार कॉन्सेप्ट्स को, जिस बात कॉन्सेप्ट रिवाइज करना जरूरी, वरना भूल जाते हैं ना। तो अभी क्या हुआ, सिंपली मैं एक बार बस रिवाइज कर देता हूँ कि f ऑफ x1 x2 x3 जो क्वेश्चन था, दिस वाज 81/4 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास -1 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन 1। तो ये क्वेश्चन हमारा ओरिजिनली था। तो ये कुछ हिंट दे रहा है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF हो सकता है। तो यहाँ से मैंने कहा कि अगर f ऑफ y ले लो तो y1 y2 y3 आर IID विथ PDF, है ना, सो दे आर IID विथ PDF। तो ये बना था हमारा 3 फैक्टोरियल टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n फैक्टोरियल टाइम जॉइंट PDF। तो ईच टर्म को ब्रेक करोगे तो वो आया था कितना, 3/2 y स्क्वायर, y की वैल्यू -1 से 1। तो ये पॉपुलेशन है समझो, है ना, और ये 3 सैंपल 3 का तुम्हारे पास एक सैंपल है साइज 3 का, तो ये जो है उन तीनों के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF है। तो वो जो x1 वहां यूज किया दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, x2 यूज किया है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, x3 यूज किया है थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y। तो मींस ये हो गया कि y1 y2 y3 IIDs है जिसका ये PDF है। कैसे पता चल गया तुम्हें? 3 फैक्टोरियल टाइम हमने किया तो उस तरह से आ गया। अब यहाँ से मुझे पूछा था वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, so this is just variance of x1 is the first order statistics, second order statistics, third order statistics, और यहाँ से sum of order statistics is same as the sum of the sample, क्योंकि वही n random variables हैं जिसको आपने ऑर्डर किए हैं, so उन सबको ऐड करना, सैंपल को ऐड करना है एक्चुअली। so variance of y1 plus y2 plus y3, अब ये IIDs हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो सिंपली वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y2 प्लस वेरिएंस ऑफ y3, इसको ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1 और 3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1 आ गया। सो नाउ दिस इज 3 टाइम, यहां से निकाल लो EY कितना आएगा, तो y क्यूब हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, आई थिंक इसमें मीन कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगा ना, और E ऑफ y स्क्वायर कितना आएगा, सो यहाँ से EY निकालो 1/2 E ऑफ y स्क्वायर निकालो, तो y स्क्वायर करोगे पावर 4, 5/5 3/10, चेक करो, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी। सो मीन आएगा तुम्हारा 1/2 EY स्क्वायर दिस, तो वेरिएंस ऑफ y आ जाएगी 3/10 माइनस 1/4, तो 1/20, सो 3 टाइम 1/20। अब तुम कैलकुलेशन चेक करना, ये 3/20 आ रहा है मेरे हिसाब से, आंसर की में चेक कर लो क्या है, और एक बार वो चेक करना EY स्क्वायर वेरिएंस y, क्योंकि मैं मेंटली किया हूँ, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हाँ एक्सपेक्टेशन से 0 है। अच्छा एक मिनट, मैंने गलती क्या कर दिया, वो 0 से 1 में कर दिया इंटीग्रेट, अरे मैंने 0 से 1 में इंटीग्रेट किया है, हाँ वो मैंने 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दिया, इसलिए वैसा लिख दिया, एक मिनट, इसलिए होता है ना, ध्यान नहीं देता। हाँ कैलकुलेशन करके बताओ, EY कितना आएगा, -1 से 1 में इंटीग्रेट करना है आपको, 0 आएगा, ओके, तो ये 0 हो गया, और EY स्क्वायर वही वेरिएंस के इक्वल आएगा, जो EY आएगा वही वेरिएंस ऑफ y आएगा, क्योंकि मेन 0 है ना, 3/5। अच्छा ठीक है, तो अब सही है, वो मैं 0 से 1 कर दिया था गलती से, सो 3/5, तो ये आ जाएगा 9/5, इसका आंसर होगा, चेक कर लो, सो 1.8, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो ये मतलब एक इजी वे है, पिछला बहुत कैलकुलेट हो रहा था, तो यहाँ बस पहचानना पड़ेगा कि दिस इज द जॉइंट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, and then x1 x2 x3 are actually order statistics of the sample having this population, having this distribution, तो उससे आ गया।
चलो अब ये इजी वे में हो गया। तो इस तरह तुम्हें इसमें डिवीजन जरूरी होता है ना, क्योंकि मैं हर साल कराता हूँ PYQ, लेकिन देखो मैं भी कई बार है ना फंस जाता हूँ, क्योंकि सिंपल ये है कि आप रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, सिंपल तरीका है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्रुप में है तो करते हैं। विश्वास वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। तो अभी किसका रह गया क्वेश्चन? क्वेश्चन जो रह गया सर हाँ सर एक बार फिर से वो थोड़ा सा बता देगा एक बार वो पिछला वाला यही सर ये यही सर। हाँ सर क्वेश्चन बता देगा एक बार फिर से कैसे शुरुआत करनी है। ये यहाँ पे हमने एक्चुअली इसमें पहले तुम्हें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है। तो हमने पहले ऐसा ब्रेक किया, देखो ये था, पहले तो हमने ये लिखा, ये जो क्वेश्चन था ये जो ज्वाइंट PDF है ना, तो पहले एक्चुअली यहाँ से एक आइडिया है कि ये कुछ सिमिलर सा दिख रहा है ना, पावर 2 है और यहाँ ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट PDF है। तो यहाँ एक तो फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट PDF क्या है। तो मैं अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखाऊं कि ये जो होता है कि लेट, यहाँ लिखा हुआ ना कि x1 x2 आर रैंडम सैंपल, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो ये तो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वेरिएबल x1 x2 xn के टर्म में लिख रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द n फैक्टोरियल टाइम्स f of x1, f of x2 एंड f of xn। ठीक, यहाँ पे और जहाँ पे होगा कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन xn, जो भी वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये क्या लिखा है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट PDF है। तो हमारा जो दे रखा था वही था। तो ये 3 सैंपल साइज था, 3 फैक्टोरियल बाहर किया, फिर जो तीनों इक्वल ही आ गया। fx1 क्या बन रहा है वहां पे 3/2 x1 स्क्वायर, fx2 3/2 x2 स्क्वायर, fx3 3/2 x3 स्क्वायर। तो क्या मिला कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे तो x1 x2 x3 दे आर IID, इस तरीके से बोल रहा हूं मैं कि दे आर IID। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसके जगह उसने x1 x2 x3 यूज किया है। तो ये मेरा रैंडम सैंपल है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, जिसमें y1 y2 y3 वहां ले रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स, इनफैक्ट n तक कर लो। तो दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स, x3 अप टू xn आर IID रैंडम वेरिएबल्स। तो ये है एक्चुअली। और एक तो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया ये वाला कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सम और सैंपल का सम सेम ही रहेगा, क्योंकि ये है ना, क्योंकि यही चीजें अलग तरीके से लिखी हैं। सेम ही n नंबर्स ये भी हैं, n नंबर्स ये भी हैं, बस उसी नंबर को हमने ऑर्डर में अरेंज किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे ज्यादा मैक्सिमम, वैसे करके अरेंज किया है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट देख लो एक बारी। तो यहां से क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रेक करूंगा ना, इसको 3 फैक्टोरियल बाहर करूंगा, मान लो 6 बाहर करो, तो ये बनेगा तुम्हारा 27/8, जो कि 3/2 का होल क्यूब है। तो 3/2 को x1 के साथ लाओ, x2 के साथ लाओ, x3 के साथ लाओ। तो समझ आया, ये जिस रैंडम सैंपल का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जो ज्वाइंट PDF है ऑर्डर स्टैट्स का, तो वो एक्चुअली ये है, ये किसी एक रैंडम वेरिएबल का PDF है। इसी रैंडम वेरिएबल से अगर ज्वाइंट लिखेंगे हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो वो ये बनेगा। तो यहाँ से मुझे पता गया y1 y2 y3 IID जिसका ये PDF है और इसी के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये है। तो यहाँ से बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला। अब क्या किया मैंने, मुझे पूछा है कि क्या वेरिएंस है x1 x2 x3 का। तो ये x1 ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x2 सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x3 थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सम सैंपल के सम के, ये ऑर्डर वही चीज, इसी को दोबारा लिख रहा हूं। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सम सैंपल के सम के इक्वल होता है। ठीक, अब ओपन करेंगे तो वेरिएंस y1 प्लस वेरिएंस y2 प्लस वेरिएंस y3, आगे कोवेरिएंस वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि
y1 y2 y3 IID है, ये IID होता है। और तुम्हें जो सिलेबस में पढ़ना है वो IID वाला केस ही पढ़ना है। जैम गेट में जो भी है सैंपल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में IID ही है, वही वाला केस पढ़ना है। तो ये IID हो गया। अब ईच तीनों का वेरिएंस सेम होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 3 टाइम वेरिएंस y1। और हमने कहा ये PDF है तो यहाँ से निकालो जरा, तो मीन निकाला 0, इन लोगों ने वेरिएंस निकाला 3/5, तो वो वेरिएंस रख दिया 3/5, कट के 9/5, 1.8 आंसर आ गया। ठीक है ना? तो ये इजी वे है, क्योंकि वो जो पहले हम कर रहे थे ईच का PDF निकालना, दैट वाज डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किसका इसका रहेगा जिनका सॉल्व हो गया? हाँ जी, शिवम है, तो ये शिवम या शिवा जो भी है। यस सर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या देख लो एक बार। उससे पहले कोई है विश्वास? उससे पहले किसका क्वेश्चन है? आदित्य। सर ये हाँ 8 नंबर जो भेजा। अच्छा ठीक है, आदित्य का फिर विश्वास का। ओके ओके, नहीं आपने तो 5 6 7 भेजा हुआ है विश्वास। ये 5 और 6, 5 नहीं सर 6 पूछना था, हो गया सर। 6 हो गया आपका। ओके ठीक है, तो ये आदित्य वाला क्या क्वेश्चन है भाई? इसमें देखो ये कह रहा है कि 18 नंबर, तो 18 नंबर कह रहा है कि 20% ऑफ ऑल स्टूडेंट आर लेफ्ट हैंडेड। तो 20% लेफ्ट हैंडेड है, तो 80% राइट हैंडेड होगा, है ना? ओके, सो 20% लेफ्ट हैंडेड, तो ऐसे a class of size 20 mates in a room with 18 right handed desk and 5 left handed desk। अच्छा, मतलब एक 20 लोग हैं क्लासरूम में आते हैं जहां पे 18 राइट हैंडेड डेस्क है और वहां पे 5 लेफ्ट हैंडेड डेस्क अवेलेबल है क्लासरूम में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एवरी स्टूडेंट विल हैव अ सुटेबल डेस्क? तो मतलब जो राइट हैंडेड है उसको राइट हैंड डेस्क मिलेगा, और जो लेफ्ट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट हैंडेड डेस्क मिलेगा। ओके, तुम ये बताओ, सोच सकते हैं उस तरीके से भी। यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा क्या वो जो जाएगा, टोटल कितने बेंचेस है वहां पे? टोटल कितने बेंचेस है क्लास में? 18 + 5 23, मतलब बच्चे 20 है ना? बच्चे 20 हैं और 20 बच्चे हैं और उन सबको क्या मिलेगा? सुटेबल डेस्क। तो 20 बच्चे में 20% राइट हैंडेड है। हाँ सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एवरी स्टूडेंट विल हैव अ सुटेबल डेस्क? तुम्हारे पास 5 लेफ्ट हैंडेड है और 20 पर क्लास ऑफ साइज 20 मेक इन अ रूम विद 13 राइट हैंडेड डेस्क एंड 5 लेफ्ट हैंडेड डेस्क। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी स्टूडेंट विल हैव अ सुटेबल डेस्क, है ना? तो उसका क्या मीनिंग हुआ? इसमें 4 लेफ्ट हैंडेड हो जाएंगे, बाकी 16 राइट हैंडेड हो जाएंगे। स्टार्टिंग में दिया है 20%। नहीं देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट जो है तो वो हमारे पास है 20/100, मतलब 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन स्टूडेंट बीइंग राइट हैंडेड, एक राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी है 18/100, तो 4/5। अब आपके पास टोटल कितने हैं? तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं आपके पास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20। सो ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर, है ना? तो इसमें ना 20 में सक्सेस या फेलियर होगा, तो अभी सक्सेस किसको लेके चले? किसी एक को ले लो। तो मान लो जैसे x मैं अगर लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट
नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट हु गॉट राइट डेस्क, है ना। नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, क्या होता है बायोमिल में, एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। तो सक्सेस यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी एवरी स्टूडेंट विल हैव द सुटेबल डेस्क। तो अगर तुम्हारे पास टोटल 18 राइट हैंडेड है, तो अगर उसमें टोटल 20 है, तो 20 में कितने हो सकते हैं राइट हैंडेड, सॉरी लेफ्ट हैंडेड है। राइट हैंडेड हो जाएंगे। नहीं नहीं, वैसे फिक्स थोड़ी करना है, इसमें टोटल है, तो यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट विल हैव अ सुटेबल डेस्क, है ना। तो मान लो 20 में से आई स्टूडेंट मतलब एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड है, तो वही पूछ रहा हूँ लेफ्ट हैंडेड कितने हो सकते हैं टोटल। वैसे तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 20 टोटल स्टूडेंट है उसमें। अब थोड़ी इसने कहा है कि तो टोटल स्टूडेंट 20 है, ठीक है ना, स्टूडेंट 20 हैं, और क्लासरूम में कैपेसिटी कितनी है, 18 डेस्क है राइट हैंडेड के लिए, 5 लेफ्ट हैंडेड के लिए है। सो एवरी स्टूडेंट विल हैव अ सुटेबल डेस्क, ओके। तो वैसे तो मैं लिखूंगा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 अप टू, ये तो मैं उस तरीके से सोचूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना है कि हमें सुटेबल डेस्क का मतलब ये हो गया कि अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास 20 बच्चे हैं और वहां पे डेस्क कितने हैं, 23 जो है 18 राइट हैंडेड है ना, सो राइट हैंडेड डेस्क हैं, और तुम्हारे पास 5 लेफ्ट हैंडेड है ना। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी बुक का, तो उसको बस ऐसे ही बना दिया गया। तो 18 राइट हैंडेड 5 लेफ्ट हैंडेड हो गया तुम्हारे पास। हाँ ये समेशन जो ऑप्शन है वो तो मतलब 0 to 5 होना चाहिए ना, ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 0 to 5 होगा, सोचो अगर 5 स्टूडेंट तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड है तो कितने राइट हैंडेड होंगे इसमें, 15। लेकिन वो सोचो 0 हो सकता है क्या तुम्हारा, अगर 0 लेफ्ट हैंडेड कितने राइट हैंडेड हो जाएंगे, 20 के बीच। तो 20 तो बेंच ही नहीं है। तो मैक्सिमम इसमें राइट हैंडेड, देखो सबको बेंच मिल रहा है ना, मतलब सुटेबल बेंच मिल रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम कितने राइट हैंडेड हो सकते हैं, क्योंकि 18 बेंच ही है, तो मिनिमम कितने लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, 2 तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 2 से कम हुआ, एक अगर लेफ्ट हैंडेड हुआ तो 19 बच्चे राइट हैंडेड हो जाएंगे, तो 18 बेंच ही है। तो मतलब ये है कि अब मैं सुटेबल की बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट गेट सुटेबल डेस्क ना, तो ऑल स्टूडेंट गेट सुटेबल डेस्क। तो इसका मतलब है तुमसे पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट जो मैंने लिया है वो कितने होने चाहिए ताकि सुटेबल सिचुएशन बन जाए। तो अगर मिनिमम 2 होगा, है ना, अगर 2 लेफ्ट हैंडेड है तो 18 राइट हैंडेड होगा, दैट्स फाइन। 3 लेफ्ट हैंडेड है तो x कैन टेक 2 वैल्यू 3, तो अगर 3 तुम्हारा अगर इसमें लेफ्ट हैंडेड है तो, है ना, अगर लेफ्ट हैंडेड l नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 20 माइनस l राइट हैंडेड होगा, है ना, और ये लेफ्ट हैंडेड है मान लो, तो अगर ये 1 है तो ये 19 होगा, ऐसा हो नहीं सकता, 18 ही बेंच है, तो बेंच तो इतना ही है, तो यहाँ पे ऐसा 1 तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम 2 होना पड़ेगा x को, 2 3 कहां तक जा सकता है ये, 2 3 4 5। अगर 5 लेफ्ट हैंडेड है
स्टूडेंट, तो 15 राइट हैंडेड है, पांचों को मिल जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है, इस पे कर दो प्रोबेबिलिटी, हो तो गया। और x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? बाइनोमियल बाइनोमियल n कॉमा p। p यहाँ मैंने प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंडेड को लिया है सक्सेस, तो 1/5, तो 20 कॉमा 1/5। अब इस पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो ठीक है ना। तो x बराबर 2 पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, x बराबर 2 पे लिखोगे तो 20c2, फिर ऐसे ही 1/5 की पावर 2 और 4/5 की पावर, ऐसे बढ़ा लो इसको, तो आई कर लो, हो गया ना। तो ये हो गया समेशन 20cr 1/5 की पावर r 4/5 की पावर 20 माइनस r कैन टेक वैल्यू 2 to 5, यही हो गया। ठीक है, तो ये आंसर है, देखो। नेक्स्ट विश्वास, हाँ जी विश्वास, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 5 6 में हो गया ना आपका जो भी है। नेक्स्ट हाँ शिवम, तो ये शिवम का जो है कि ओमेगा बी द क्वार्टर सर्कल विथ, तो ओमेगा क्या है? क्वार्टर सर्कल विथ रेडियस 1। सो क्वार्टर सर्कल है भाई, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है, मतलब है ना, क्वाड्रेंट है विथ रेडियस 1, ये ओमेगा है आपका। पी बी सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट ए सबसेट ओमेगा का, तो ए ऑफ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ किसके? ए के। अच्छा, एरिया ऑफ ए के, ठीक है। तो लेट एक्स ओमेगा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, एक्स ओमेगा जो आपको गिवन है, बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द आउटकम ओमेगा, दिस बी द, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ आउटकम ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या है? कुछ आउटकम, कौन से वाला आउटकम से बात कर रहा है? तो रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक फंक्शन है? डोमेन क्या होता है रैंडम वेरिएबल का? रैंडम वेरिएबल का डोमेन होता है सैंपल स्पेस ना, सैंपल स्पेस। मैं क्यों पूछ रहा हूँ डोमेन? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ओमेगा कहां से आएगा। तो ओमेगा ये फंक्शन है ना, fx अगर लिखा है तो x कहां से आएगा? फंक्शन के डोमेन से। तो ये ओमेगा कहां से आएगा? x के डोमेन से। x का डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस। तो मतलब ये जो ओमेगा है ये सैंपल स्पेस से आ रहा है, ठीक है ना। तो आउटकम ओमेगा, ये w बोल दो, मर्जी है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, ओके। तो ये तो आपका सैंपल स्पेस है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है आपका? बोलो भाई। एक्स कोऑर्डिनेट है, किसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्चुअली? और आउटकम ओमेगा, ओमेगा कहां से आ रहा है? सैंपल स्पेस से। तो कोई भी पॉइंट ले रहा है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस तरीके से देखना है, ठीक। और कोई सबसेट, ये सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इसका स्टेटमेंट बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। देखिए ये ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कांस्टेंट टाइम एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए। तो पहली बात तो अगर इसका मैं समेशन कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा करता हूं यहां से तो क्या होगा? इस तरीके से लगाओ, तो k टाइम एरिया ऑफ ओमेगा। ओमेगा कितना है आपका? व्हाट इज योर ओमेगा? सॉरी, व्हाट इज एरिया ऑफ ओमेगा? मैं ये लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा। सैंपल स्पेस आपका ये है क्वाड्रेंट, तो इसका एरिया कितना होता है क्वाड्रेंट का भाई? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ, सो k टाइम पाई बाई 4
एंड सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये 1 होना चाहिए। तो k मेरा कितना आ गया 4/पाई। तो यहां से मैं क्या ढूंढ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ढूंढ लिया, कितना 4/पाई टाइम्स एरिया ऑफ A। आपको प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आता है ना, कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी है ना वैसा है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कैसे बदलते हैं आप लोग कोई कांस्टेंट मान लें। जी? तो वही कांस्टेंट मैंने k मान लिया, ठीक है यहाँ पे। अब वो मुझे k ढूंढना पड़ेगा, k कैसे ढूंढेंगे? तो मुझे पता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो मैंने a की जगह सैंपल स्पेस रख दिया। तो k टाइम एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आपका क्वाड्रेंट है, जो क्वेश्चन में लिखा है क्वार्टर सर्कल है, तो पाई/4, तो इक्वल टू 1 होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो 1 कब होगा? जब k 4/पाई होगा। k निकाल लिया मैंने, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया 4/पाई एरिया ऑफ A। किसी A सबसेट है ओमेगा का, जो एरिया हो उसके हिसाब से। लेकिन रैंडम वेरिएबल क्या है कि आप कोई भी पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाफ है और यहाँ पे कुछ भी है, जैसे 1/3 है, तो कोई भी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट आपको लेना है, जैसे तो कोई भी पॉइंट यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे ना इसके सैंपल स्पेस में, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल X है। रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यू सेलेक्ट इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है आपका? क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी x मोर देन √3/2 है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो x कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट चूज करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट √3/2 से ज्यादा होगा। तो देखिए ना आप, सो √3/2 का मैं लाइन बना लेता हूँ। √3/2 1 से कम होगा पक्का, तो √3/2 मान लीजिए ये नंबर है, तो मुझे इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इस रीजन की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी। किसी रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? A की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? 4/पाई, ये मेरा A है, इवेंट A, तो 4/पाई एरिया ऑफ A। ये मतलब x मोर देन √3/2। क्या ये एरिया आप निकाल पाएंगे? ये सब वो निकल जाएगा। तो बस हो जाएगा, कर लीजिए। जब सर्कल से कर लो या फिर इंटीग्रेशन से कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी समझ आ रहा है। हाँ, तो इससे आ जाएगा एरिया, इस रीजन का आपको निकालना है बस। जी, क्वेश्चन में पढ़ा आपने प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है? और पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी, क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज व्हाट? हाँ, ये लिखा हुआ है A नहीं, एरिया ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ A। प्रोपोर्शनल को इक्वल कैसे बनाते हैं आप लोग? तो ये लिख दिया मैंने। अब A को आप, A तो कोई भी सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो A सैंपल स्पेस भी हो सकता है, तो मैंने सैंपल स्पेस रख दिया। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाँ, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1। तो ये 1 रख देंगे इसको हम। इधर कांस्टेंट टाइम एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपका सैंपल स्पेस क्वाड्रेटिक, क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट, क्वार्टर सर्कल, तो एरिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, हाँ, पाई/4। अब इक्वल टू 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी? ठीक है। हाँ, फिर वो k 4/पाई रख दिया हमने, तो यहां से मुझे A का प्रोबेबिलिटी मिल गया 4/पाई एरिया ऑफ A, इसी k को रख दिया मैंने। अब मुझे ये A दिया है क्वेश्चन में, इस A बताओ क्या होगा? तो 4/पाई टाइम एरिया ऑफ दिस रीजन, और ये x क्या है? जो भी पॉइंट ले रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट। तो मतलब कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट इससे ज्यादा कब आएगा? जब पॉइंट आप इधर का सिलेक्ट कर रहे होगे, है ना। तो मतलब मुझे इस रीजन का एरिया इस क्वेश्चन में
अब आप इंटीग्रेट करके या जैसे भी समझ आ रहा है, तो ये इस रीजन का एरिया निकालो और रख दो यहाँ पे। सर 1/4 है क्या? पता नहीं हम क्या आंसर है भाई, पता है शिवम? सर आंसर नहीं चेक किया मैंने। ठीक है, ठीक है, बुक के क्वेश्चन है, किसी बुक का एग्जाम का? यस सर, बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या नेहा आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 80 नेहा पांडे। Yes, sir. ओके 80 जो है आपका क्या कह रहा है आपसे ये कि ज्वाइंट दे रखा है आपको, जो ज्वाइंट है वो है अल्फा टाइम मॉड एक्स। कब है? जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर जैसे ये है। सो 2x स्क्वायर में क्या होगा, x को 1 रखेंगे तो y 1 से, तो x को जब मैंने 0 रखा तो 0 है, जब 1 रखा तो 1 पे ये 1 रहेगा वो 2 हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर है इस तरीके से। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर और ये y बराबर 2x स्क्वायर, ठीक इस तरीके से। और क्या बोल रहा है, x कहाँ से कहाँ तक, तो x जो है वो -1 से 1 तक। चलो ये 1 ले लो, ये -1 ले लो, तो आपका ये सैंपल स्पेस है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट हो गया जॉइंट का, ये जो मैंने सेट किया है ब्लैक से। अब पूछ रहा है कि अल्फा पॉजिटिव, तो पहले काम तो ये करो कि आप अल्फा टाइम मॉड एक्स dx dy इस रीजन पे इंटीग्रेट करके 1 कर दो तो अल्फा निकल आएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में k निकल आया, तो अल्फा आपका 2 आ गया। चलिए बाकी लोग वेरीफाई करना जी, अंधविश्वास है ना गलत होता है, तो अपना कैलकुलेशन करके वेरीफाई करोगे, यही आ रहा है क्या? अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन y होगी, यही ना? तो कोई बात नहीं, ये इवेंट है, इसका ग्राफ बना लीजिए। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? अच्छा वही समझ नहीं आया। तो x = y, देखो तो पहले कुछ पॉइंट ले लो, तो ये 1,1 है, ये 1,2 है, ठीक। पहले पॉइंट से आपको आइडिया लगेगा। तो x बराबर y का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन है x बराबर y की, तो एक्चुअली थोड़ा छोटे ग्राफ में दिखेगा नहीं, ये रीजन आपका है, ठीक है। अब x लेस देन, अच्छा x मोर देन y पूछा है, तो x मोर देन y किस साइड होता है भाई? नीचे साइड होगा। चलो इसको थोड़ा ठीक से ग्राफ बना देता हूँ दोबारा ताकि क्लैरिटी हो, मैंने 1 थोड़ा दूर लेता हूँ ताकि दिखे आपको। तो ये x = y की लाइन है और ये जो है x = y² की लाइन है, तो ये है x = y² की लाइन, नहीं कर्व है। अब मैं अगर x = 2x² की बनाता हूं, तो 2x² में क्या होता है कि x को 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगी, x को 2 रखेंगे y 8 हो जाएगी, तो x को जब 1 रखेंगे तो y मेरी 2 होगी, तो ये दूर आएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो अब देखो जैसे आपको समझना है कहाँ से कटेगा, तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड करो। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या सोचना चाह रहा हूँ कि एक तो कर्व मेरा y बराबर x² है, एक कर्व y बराबर 2x² है, ठीक, और एक कर्व जो यहाँ पे आ रहा है x = y। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में इंटरसेक्शन क्या क्या है। जैसे अगर मुझे ये जानना है कि y बराबर x² एंड y बराबर x, इसमें क्या क्या ग्राफ में कहाँ कहाँ कट करेगा ये, तो सॉल्व कर लो साइमल्टेनियस। x² बराबर x, तो x बराबर 0 या x बराबर 1, तो ये 2 टाइम कट करेगा, वो दिख रहा है आपको 2 टाइम कट कर रहा है। अब आपको जानना है कि y बराबर 2x² और y बराबर x, ये कितनी बार कट करेगा, तो 2x² = x, x is 0 और 2x is 1, राइट। तो x is 0 और x is 1/2, तो ये 1/2 पे एक बार मिल रही होगी, 0 और 1/2 पे मिलेगा ये, तो 1/2 अगर यहाँ है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये y बराबर 2x² है, तो ये 1/2 पे मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मुझे जानना है, जैसे हो गया इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये दोनों कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो भी देख सकते हैं आप कि ये जो दो कर्व है y बराबर x² और y बराबर 2x², ये दोनों कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो x² बराबर 2x², सो x बराबर 0
अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर 0 या 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 तो हो नहीं सकता, तो ये सिर्फ 0 पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 0 पे ही मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे हैं। ओके, आपको दिख भी रहा है कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है y बराबर 2x स्क्वायर का है, ये y बराबर x स्क्वायर, ये सिर्फ 0 पे ही मिलेंगे। मैं रफली ग्राफ बनाया हूँ। अच्छा तो एक मिनट, इधर वाला अब आपको देखना है कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए था। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए था x मोर देन y। मैं पूछ रहा हूँ x मोर देन y लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, लोअर या अपर, है ना। जैसे 1 0 है तो x मोर देन y इधर, तो मतलब आपको आपका सपोर्ट अभी तो ये वाला रीजन था, इधर भी था, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं है। तो मुझे अच्छा अभी देखो ध्यान से, एक मिनट, पहले मैं वो सेट कर देता हूँ जो आपका सैंपल स्पेस था। आपका सैंपल स्पेस ये था ना इन दोनों के बीच का, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर के बीच वाला, राइट। तो ये आपका अभी जो मैंने सेट किया है सैंपल, इधर भी है वो, तो मैं लिखा नहीं है ना, मान लो इधर 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये आपका सैंपल स्पेस का पार्ट है, मतलब सपोर्ट का पार्ट है। सो दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली सपोर्ट है। अब बनना ऐसे ही इधर भी था, लेकिन वो ग्राफ मैंने वैसे ठीक से बनाया नहीं, तो जैसा ये बन रहा है वैसे इधर ही बनेगा, वो तो बनेगा ना। तो यहाँ पे मैं आगे जाता, अगर मैं बनाया नहीं है ना, ये थोड़ा आगे जाता, ये मिलता, तो इस तरीके से ये बनता। ये सैंपल स्पेस था एक्चुअली, मतलब समझ रहे हो, सिमेट्रिक होगा वो। मैं थोड़ा ग्राफ वैसे बनाया हूँ कि आपको दिख नहीं रहा है इक्वल है, तो मेरी थोड़ी गलती इसमें ये है, समझ आ रहा ना। हाँ, तो वो मैंने ग्राफ थोड़े ऐसे बनाए हैं कि आपको अलग अलग दिख रहा होगा, तो इस तरीके से है समहाउ, ठीक है। तो ये तो वहाँ तक जाएगा। एनीवे, तो ये समझ आ रहा, आपको ग्राफ किसका, अब एरिया किसका निकालना है। देखो मैं रेड, अब जिस पोर्शन का एरिया निकालना वो रेड कर देता हूँ। तो इस लाइन के राइट में, तो मुझे अब ये रेड जो मैं कर रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। तो ये जो मैंने अभी रेड किया है, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ये जो रेड पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने डिसाइड करनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे। आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे बताइए। जैसे मैं अगर लिखूं डबल इंटीग्रेशन, मैं कह रहा हूं अगर आप पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे अगर, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो इसका लोअर कर्व है y बराबर x स्क्वायर और इसका अपर कर्व है y बराबर 2x स्क्वायर। अभी कहां तक, हाफ से पहले, और हाफ के बाद क्या होगा, जब स्ट्रिप बनाऊंगा तो लोअर कर्व है y बराबर x स्क्वायर और अपर कर्व है y इज इक्वल टू x। तो दो पार्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है ना, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए दो पार्ट में, समझ आया कि नहीं। तो ज्वाइंट पीडीएफ तो ये है अल्फा मॉड x dy dx, अल्फा मॉड x dy dx। तो y की यहां पे ले रहा हूं मैं लिमिट, पहले जब x 0 से 1/2 के बीच है ना, जब x 0 से 1/2 है, तो मेरा y बराबर लोअर कर्व क्या है, x 0 से y बराबर x स्क्वायर ना, हाँ, और अपर कर्व क्या है, ये 2x स्क्वायर था, y बराबर है ना अपर कर्व जो है, सो ये 2x स्क्वायर हो गया। अब जब x मेरा हाफ से 1 के बीच है, तो लोअर कर्व क्या है, ये लोअर कर्व कौन सा है, x स्क्वायर ही है, और अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x, ये अपर कर्व बन गया, तो y इज इक्वल टू x। कर लीजिए, इंटीग्रेट हो जाएगा अब बस। हाँ, अब आप देख लीजिए, x तो आपका पॉजिटिव ही है हर केस में, तो मॉड x को x लिख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक तो अब इस बैच को अभी आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो 7 to 9 डाउट में चला गया, कोई बात नहीं। तो अभी डाउट क्लास 6 to 7 चलेगा। अब अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास होगी, अब वो एक्चुअली क्योंकि मुझे संडे को जाना है मुंबई, पुणे, नासिक, सब मैं जा रहा हूँ टूर पे, लेकिन क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना, मतलब घूमने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी, कभी कैंसिल भी होंगी, हो भी सकती हैं। तो मतलब महाराष्ट्र जा रहा हूँ गणपति में ऐसे ही घूमने, तो आता तो क्लास होगी, मैं बताऊंगा, लैपटॉप से ही क्लास होंगी जब होगी, तो
नहीं होगी तो बता दूंगा वो भी ग्रुप पे, बट क्लास नेक्स्ट वीक में क्लासेस तो लूंगा मैं। तो उसमें हम ये स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगी, तो कल तो क्लास है, मैं संडे को जाना है मुझे, तो कल क्लास होगी, उसके बाद जैसे भी होगा मैं ग्रुप पे अपडेट करता रहूँगा। ये है, ठीक है ना। तो मिलते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये मैं ऐसे फर्स्ट बैच में करा भी रखा है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, बाकी लाइव तो कराऊंगा इसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी 9 to 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।